बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म की। मार्केट में भारत यूएस की ट्रेड डील के बाद से जोश आई है। बजट में भी एक्चुअली अगर आप सिर्फ एक वो एसटीटी वाला फैक्टर हटा दें तो उसके अलावा ज़्यादातर लोगों का वर्डिक्ट ये था कि बजट प्रो ग्रोथ था, पॉजिटिव था। सिर्फ वो एसटीटी वाला एक डैम्पनर था, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक थी। तो क्या मार्केट अब एक अप ट्रेंड में आ सकता है? नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से सवाल पूछते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। यही सवाल, गुड क्या मॉर्निंग। बेयर मार्केट या बेरिश फेज जो था हमारी मार्केट का वो खत्म हुआ, और इस ट्रेड डील के बाद, बजट के बाद आपका क्या व्यू होगा? अनुज, वो जवाब देने के पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। जो जो आपने लिंक्डइन पे डाला था, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने 23 साल सीएनबीसी पे में गुजारे। लेकिन आपका जो सवाल है वो इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से बजट के बाद जो मार्केट में गिरावट आई और जो कल हमने देखा जिस तरह से 2000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया यूएसएफटी के लिए, मतलब लिटरली यहाँ पे एक दिन में नेगेटिव है और दूसरे दिन पॉजिटिव है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द मार्केट का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन मुझे मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि मार्केट आज की तारीख में इट इज ऑन अ वेरी सॉलिड फुटिंग फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, स्पेशली फॉर मिड एंड सम मिड कैप्स एंड आल्सो स्पेसिफिकली लार्ज कैप्स की जो बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि पिछले 12 महीनों में मार्केट ने कंपेयर टू चाइना, कोरिया, ताइवान, हमारा मार्केट इज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट। और उसकी वजह यह है कि अपना एक तो वैल्यूएशन हाई है। मुझे लगता है कि एज फार एज जो फॉरेनर्स है, एफपीआईज है, उनको वैल्यूएशन से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी उनको अर्निंग्स स्लो डाउन से है। जब अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं, तब तब जाके मुझे लगता है कि एफआई का सेलिंग बरकरार रहेगा। अभी दो बड़े डील्स अपने एफटीए के हुए। एक तो हुआ है इंडिया ईयू और दूसरा हुआ है इंडिया यूएस। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा, वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इकोनॉमी पे। और जो आज की तारीख में अपना जो टोटल एक्सपोर्ट है, $80 बिलियन का एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया टू यूएस, वो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 3 या 4 गुना बढ़ सकता है आने वाले सालों में। तो मुझे लगता है दिस विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव, और ये देखने के बाद मुझे लगता है एफपीआई कैन पोटेंशियली रिटर्न टू इंडिया। ओके, अच्छा, अभी गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने अभी नमस्कार एफपीआई रिटर्न्स की जो बात कही, मैं आता हूँ जी। कुछ ऐसे स्पेस पे जहाँ पे बाहरी पैसा, फॉरेन कैपिटल ऑलरेडी उस सेक्टर को, उस स्पेस को चेज कर रहे थे, एंड हमारे 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 पास डाउट करने के लिए कुछ था नहीं। दैट फियर फैक्टर वाज नॉट देयर। मैं एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ। आपने श्रीराम फाइनेंस वाली स्टोरी देखी थी। एनबीएफसीज पे या आपका टेक क्या है? क्लोजर टू पॉलिसी एनबीएफसीज, चाहे वो एचएफसीज हों, चाहे वो कोर एनबीएफसीज हों, चाहे वो कोर फाइनेंस कंपनियां हों, ये कैसी लग रही हैं आपको वैल्यूएशंस, और प्लस जो ये डील हुई, इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील, इस पर आपका टेक? मुझे लगता है कि एनबीएफसीज स्टॉक स्पेसिफिक जो हम देखें, तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस हो या इन जनरल एनबीएफसीज, जो बड़ी एनबीएफसीज है, जो हर एक वर्टिकल में, हर एक क्षेत्र में दे हैव अ प्रेजेंस। मुझे लगता है नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स। जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होने से इंटरेस्ट रेट्स भी और गिर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इट विल बी अ पॉजिटिव साइन। सवाल यही है कि जो बजट में जो सरकार का बोरोइंग का नंबर आया, लोग थोड़े परेशान हो चुके हैं कि दिस विल पुट प्रेशर ऑन द 10 ईयर बॉन्ड। तो 10 ईयर बॉन्ड पे जो प्रेशर शायद आएगा, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को परेशानी है कि ये विल इंटरेस्ट रेट्स रिमेन हाई। मुझे लगता है, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आरबीआई हैज रूम टू कट मोर interest rates, and overall this will be positive for the NBFC industry. ओके, चलिए, बात हो गई है एनबीएफसीज की, एचएफसीज की। गौतम जी, एक स्पेस जिसमें पिछले 2 महीने में मैसिव पैसा बना वो था मेटल्स, जिसको लीड Yeah. किया प्रेशियस मेटल्स ने, लेकिन बाकी मेटल्स ने भी अच्छा किया। फिर हमने एक हफ्ते का फेज देखा जहां एक ब्रूटल करेक्शन आई, लेकिन अब एक वापस स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। Yeah. क्योंकि ये एक तरीके से एक प्योर एक
ट्रेडिंग प्ले होता है या स्ट्रैटेजिक प्ले होता है। मेटल्स पर आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है कि मेटल्स इन जनरल, प्रेशियस मेटल्स जो आपने बताया, सोना और चांदी, वो मैक्सिमम एफर्ट मुझे लगता है वहाँ है, और इन्वेस्टर फोकस भी वही वही रहा है। टू सम एक्सटेंट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पैसा इक्विटी मार्केट्स में आ रहा था, थोड़ा बहुत पैसा अभी वहाँ भी जाने लगा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपने बात सही कही कि जो करेक्शन इतना ब्रूटल आया, उससे शायद कुछ लोग डर गए होंगे, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म दोनों मेटल्स में बुलिश ट्रेंड्स दिख रहे हैं। दूसरे दो मेटल्स है विच आई थिंक आल्सो पीपल शुड फोकस ऑन। एक तो है कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। और अभी एक मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे था 2 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सिल्वर का जो कंपोनेंट है इन बैटरी स्टोरेज, उसमें एल्यूमीनियम का भी प्रयोग हो सकता है शायद। तो वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो इफ दैट हैपेंस, एल्यूमीनियम ऑब्वियसली इज मच चीपर देन सिल्वर, दाम काफी सस्ता है। तो लॉन्गर टर्म मुझे लगता है सोना और चांदी के सिवाय कॉपर और एल्यूमीनियम ऑल्सो उस पे फोकस रहना चाहिए। हम्म। गौतम जी, ईएमएस सेगमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? प्राइस डैमेज ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट देखे थे हमने इस स्पेस में। दैट्स राइट। टैरिफ्स का फियर था, बहुत सारी कंपनियां जो थी वो अपनी यूनिट्स यूएस में एस्टेब्लिश कर रही थी सो दैट वो हायर टैरिफ्स को मेरे ख्याल से दरकिनार कर पाए। इस प्राइस डैमेज के बाद आपका व्यू क्या है ईएमएस सेगमेंट में? बजट में एक पुश मिला है और आवंटन बढ़ाया गया है, स्कीम का दायरा बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपका टेक इस स्पेस पे? हम लोग ये स्पेस पे पॉजिटिव है करेक्शन के बाद, क्योंकि जो आपने बात कही वो सही है कि कुछ स्टॉक्स में 50% करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि सम ऑफ दीज नेम्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। और करेक्शन, एक तो करेक्शन है, दूसरा ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ। तो ये दोनों आप देखो तो नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सम ऑफ द ईएमएस नेम्स फॉर श्योर। आज का बड़ा एक्सीडेंट आईटी में है गौतम जी। ये जो एंथ्रोपिक का एआई टूल आया, ये कितना वाकई में डेंजरस है, कितना नॉइज है, और आप क्या करेंगे इस समय लार्ज कैप आईटी में या इवन मिड कैप आईटी में? हम लोग तो आईटी करीबन 2 साल से अवॉइड कर रहे हैं, और आप देखें तो पिछले 5 सालों में लार्ज कैप आईटी ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके भी ये आईटी कंपनीज, अनलेस अनलेस ऑफ कोर्स वो लोग अपने आप को री इन्वेंट करें, और इधर डेटा सेंटर क्षेत्र में जिस तरह से टीसीएस ने निवेश किया है, शायद उसमें जाए, या एआई प्रोडक्ट्स में जल्दी से दे डेमोन्स्ट्रेट कि हमारे पास एआई कैपेबिलिटी भी है। जो ये नहीं करते, उनका जो कोर बिजनेस है, जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस है और लेबर आर्बिट्राज का बिजनेस है, दैट इज डेफिनेटली अंडर थ्रेट। एंड आज की तारीख में भी आई वुड नॉट बाय इनटू आईटी कंपनीज। कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है आईटी पे, नॉट अ बाय कॉल एट ऑल। गौतम जी, एक दो स्पेस जो कि मेरे ख्याल से जब से वो जीएसटी कट हुआ था उस वक्त सबसे बाजार की एक बैकबोन के तौर पे काम किया उन्होंने, दैट्स ऑटो। आई मीन फ्यू इंस्टेंसेस थे कोलैप्स के, बट वो मोर और लेस अर्निंग्स बेस्ड थे। इस बार के सेल्स नंबर्स भी आपने देखे, और इस बार जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर कार्स, पीवीज जिसको बोलते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट मार्केट को आ चुका है कि ये दो बड़ी एफटीएस जो ट्रेड डील्स हमने साइन की है यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, अमेरिका की डील्स की डिटेल्स अब तक आई नहीं है, लेकिन कंसर्न तो यही होगा कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे या कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी पे जो अमेरिकन गाड़ीज इंडिया में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्राइसिंग का क्या होगा। ये एक बात है। दूसरी बात आपने बताई सीवीज के बारे में। मुझे लगता है कि सीवीज में अभी भी देयर इज अ स्ट्रांग डिमांड एंड स्ट्रांग मोमेंटम, एंड आई वुड फोकस मोर ऑन सीवीज रादर देन पीवीज। ओके, इसमें अगर मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूं तो जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं आज का अच्छे मूव देखे हमने, बॉश में, एक्साइड में। एंसिलरी ऑटो एंसिलरीज पे क्या व्यू रहेगा आपका? ऑटो एंसिलरीज, मुझे लगता है जितने भी ऑटो एंसिलरीज जो डोमेस्टिक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ साधारण है, लेकिन जो एक्सपोर्ट
या स्पेशली यूएस और यूरोप के एक्सपोर्ट्स में जो एफटीए का इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है ये धंधा अभी बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले सालों में। सो जिस जिस ऑटो एंक कंपनी में एक्सपोर्ट का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज ज्यादा ये है, तो फिर मुझे लगता है कि वी शुड फोकस ऑन दैट। आप देखिए कल भी ये जिस तरह से भारत फोर्ज और कई ऑटो एंसिलरी कंपनीज में तेजी आई थी, मुझे लगता है दिस इज द बिगिनिंग। सर पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ आपसे, जी क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है? मैं आई मीन जिस प्रकार से यूएस फोर्सेस अलाइंड है क्लोजर टू ईरान, ये शायद अभी Yeah. क्रूड को शायद कुछ दिन तक बॉलिंग ही रखे, है ना? ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है या फिर ये परसिस्ट करेगा? और ऐसे में आप वो कंपनियां जो क्रूड एज डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं या फिर ओएमसीज या फिर अपस्ट्रीम, एनी आइडिया अबाउट दैट? मतलब चेस करना चाहिए क्या इसको? ये पॉलिटिकल सवाल हो गया। अभी अमेरिका ईरान पे वार करेगा नहीं करेगा, लड़ाई शुरू होगी नहीं होगी, कितनी लंबी चलेगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी, या ईरान की सरकार गिरेगी और डेमोक्रेटिक सरकार आएगी। इट्स अ वेरी वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। आई डोंट नो, उसमें मेरा नॉलेज काफी लिमिटेड है, बट उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा क्रूड पे। इनिशियली ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन जो एक्चुअली अटैक हो और सरकार गिरे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आए ईरान में, ऑफ कोर्स उसको तो काफी महीने लगेंगे। देन इट विल बी पॉजिटिव ओवरऑल फॉर ऑयल, आई थिंक। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।